निहायत जरूरत के समय वांछित वस्तु का हाथ लग जाना मनुष्य के भाग्य में कभी कभार ही होता है। और भारती के भाग्य में वही दुर्लभ घटना घट गई। खबर मिलते ही भाग्य की इस अप्रत्याशित करुणा पर खुशी से पागल हो गई भारती। उस खबर को पाने के बाद उस दिन जब तक कि वह कॉलेज में रही सोचती रही कि किस भाषा में और किस ढंग से यह खबर शिशिर को सुनाएगी और कब सुना सकेगी। सच ही मकान की चिंता में जब भारती और उसके पति परेशान हो रहे हैं, नए नए अपमान की ज्वाला, नई कड़वाहट से मन पीड़ित हो रहा है। हर छुट्टी का दिन दोनों मकान की खोज में ही बिता रहे हैं और अखबार खोलते ही सर्वप्रथम पाठ्य समाचार मकान और जमीन का कॉलम ही होता है। ऐसे समय में समाचार जैसे विधाता के हाथों आशीर्वादी फूल की तरह ही लगता है। हालांकि घर में समस्या होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि जिस मकान में वे लोग किराए में से रहते थे उस घर में सुविधाएं ही अधिक थी। मगर कुछ दिनों से मकान मालिक को ही ये लोग नापसंद होने लगे थे। प्रतिदिन बढ़ रहे मकान किराए की खबर सुन सुनकर उनके मिजाज भी 7वें आसमान पर पहुंच चुके थे। असर पड़ा था इतने दिनों से रहते आए किराएदारों पर। जब भारती की शादी भी नहीं हुई थी तब से शिशिर यही है। शादी के बाद दुल्हन के रूप में इसी घर में आई। आकर देखा नीचे मकान मालिक, ऊपर ये लोग रहते हैं। मगर मकान मालिक होकर भी अपनों जैसा व्यवहार था उनका। शिशिर की माँ के साथ मकान मालकिन की गहरी दोस्ती थी और शिशिर की मृत्यु के बाद वही माँ मौसी की तरह इनकी देखभाल भी करती रही। बहू बहू कहकर 20 बार खबर लेती रही। सुख दुख में अभिभावक की भूमिका भी निभाते रहे थे वे लोग। मगर काल क्रम में वे अभिभावक ही अब पराया सा बर्ताव कर रहे हैं। एक साथ दो दो चूल्हे जलाकर भारती के सोने के कमरे की खिड़की के पास छोड़ जाते हैं। रात के 9 बजते बजते गेट पर ताला मार देते हैं। भारती के घर के कपड़े बरामदे पर सूखते देखकर ही चिल्लाना शुरू करते कपड़े माथे पर लग रहे हैं। भारती के बेटे की गेंद अगर आंगन में गिर जाती है तो सीधे उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं। और जब भी मौका मिलता भारती और शिशिर को लक्ष्य बनाकर जिसे पाते उसे ही बुलवाकर उपदेश देने लग जाते। और चाहे जो कर लो भैया, कभी भी घर को किराए पर मत देना। ये किराएदार इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार डेरा गाड़ लिया तो जिंदगी भर नहीं हटेंगे, पुरखों तक यहीं रह जाएंगे। ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। यानी किराएदार भगाने की हर तरकीब वे आजमा चुके थे और भारती और शिशिर के लिए यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक रही। विशेषकर सुना सुनाकर कही गई बातें हजम नहीं होती। अपमानजनक कार्यों में से अपमानजनक बातें और भी पीड़ादायक होती हैं और उसी की मात्रा बढ़ती जा रही है। कारण शायद यही है विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि। पिछले हफ्ते अखबार में विज्ञापन देखा, 2 कमरे, रसोईघर, बाथरूम, 250 रुपए। इसी हफ्ते वह बढ़कर 325, अगले हफ्ते शायद बढ़कर खैर। इसी बहाने अब तक का सौहार्दपूर्ण वातावरण कटुता में बदल गया। यही अफसोस की बात है। और यह कटुता इतनी निर्लज्ज रूप ले चुकी है कि सच्चे दुश्मन भी शर्मा जाए। सुबह सुबह एक नई बात और हो गई। ऊपर पता नहीं किस कारण से कटु कुछ ज्यादा ही उधम मचा रहा था। अचानक नीचे से मकान मालकिन व्यंग्यपूर्ण शब्दों में बोली, बहू, ओ बहू, बच्चे को थोड़ा संभाल कर रखो बेटा, गरीब की टूटी फूटी झोपड़ी ढह जाएगी। इस जन्म में खाली भी तो नहीं होगी कि थोड़ी मरम्मत ही करा लूं। भारती के कॉलेज जाने का समय हो रहा था, इसलिए बात बढ़ाई नहीं उसने। और जहां तक संभव होता वह अपनी तरफ से बढ़ाती भी नहीं। केवल अपने 8 वर्ष के बेटे से मिन्नत कराई कि उधम नहीं मचाए। मगर आज पता नहीं किस बात की छुट्टी है स्कूल में और इधर माँ बाप की छुट्टी नहीं। ऐसा सुनहरा अवसर कभी कभी उसके हाथ लगता है। अतः बंटू माँ की मिन्नतों को नजरअंदाज कर और बाई की परवाह ना कर मनमानी ही करता रहा। क्या पता लौटकर कैसी परिस्थिति का सामना हो भारती का। और पहले जब बंटू और छोटा था यही लोग दिन रात बंटू को अपने पास रखते थे, नहलाते थे, खिलाते थे और सुला भी लेते थे। शायद उन्हीं के आग्रह और स्नेह के कारण ही कॉलेज की नौकरी बहाल रख सकी थी भारती। कितना प्यार जताकर यही लोग कहा करते थे, तुम लोग धन्य हो बहू, आजकल की लड़कियां घर बार संभालती, पकाती, खिलाती हैं और उधर मोटी रकम कमा कर भी लाती हो। हम तो कुछ भी नहीं करते, इतना तो कर सकते हैं। चक्का घूम गया और सब कुछ बदल गया।
अब हवा में बातों के तीर छोड़े जाते हैं और बंटू को छोड़कर जाती तो इस प्रकार के तीर कान पर आकर चुभते। माँ चली बैग लटकाकर सज संवर कर, अब बेटे की धमा चौकड़ी को भोगे पड़ोस वाले, अच्छी मुसीबत हो गई। ऐसी अभद्र टिप्पणियां करने वाले वे ही थे जो बंटू को चांद का टुकड़ा कहकर प्यार किया करते थे और उसकी जन्म संभावना के दिनों में भारती को अचार खिलाते और हजारों उपदेश दिया करते थे। हो सकता है बहू बनकर आई भारती की बढ़ती हुई डिग्रियां और फलस्वरूप कॉलेज की अध्यापिका बन जाना ही उनकी निराशा का एक और कारण ही। खैर, यह भारती के सोचने की तो बात नहीं। भारती के सोचने की बात यह है कि उसके घर की समस्या का समाधान एक सुयोग आ गया। कॉलेज के अधिकारी उसे कॉलेज हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट का काम सौंपना चाहते थे और जिसके फलस्वरूप उसे एक अच्छा खासा क्वार्टर मिल जाएगा। कॉलेज पुराना है मगर हॉस्टल की बिल्डिंग बिल्कुल नई, आधुनिक सुख सुविधा के उपकरणों से सज्जित, एक तरह से अत्यंत ही आकर्षक। इसमें संदेह नहीं, जब से यह प्रस्ताव मिला वह अत्यंत प्रसन्न है। हालांकि कहा तो उसने यही कि सोचकर कल जवाब दूंगी, मगर मनी मन जानती थी सोचने का कुछ है ही नहीं। वह जिम्मेदारी भारती अच्छी तरह निभा सकेगी, इतना आत्मविश्वास था उसमें। ऐसे कामों में सबसे जरूरी ही अच्छा बर्ताव। वह हारेगी नहीं। उसके बाद रही परिकल्पना, वह सब हो जाएगा। घर लौटकर और जवाब देने से पहले ही वह अपनी कार्य प्रणाली ठीक करने लगी। लौट कर देखा तो बंटू खेलने निकल गया था। बाई चूल्हा जलाकर दूध गर्म कर रही है। कोयले का चूल्हा देखते ही भारती को याद आ गया कि वहां गैस स्टोव होगा। कितना साफ सुथरा, कितना सुंदर, सरल। अब तक पुरानी बची कुची चीजों से ही गृहस्थी चलाती रही, कभी अपनी रुचि के अनुसार आधुनिक ढंग से नहीं चला सकी। अब शायद नसीब का दरवाजा खुल जाएगा। बाई से बोल दी, शारदा बंटू को दूध पिलाए बिना ही छोड़ दिया क्या? शारदा भारती की मान मर्यादा की परवाह ना करते हुए बोल उठी, अच्छा कहा आपने। इतना सीधा लड़का है आपका कि छोड़ने से जाएगा और नहीं छोड़ने से घर में बैठा रहेगा। फिर भी दूध पीने तक उसे रोक कर रखना चाहिए था। उसकी छुट्टी होने से ही मुसीबत हो जाती है। दिन भर खूब शैतानी की उसने। शैतानी? आवाज को चढ़ाकर शारदा बोली, शैतानी या मकान मालकिन तो ऊपर आकर कितना कुछ सुना गई। यह शिकायत कोई नई नहीं थी। भारती सुनकर दुखी होती, लज्जित होती और बेटे को डांट लगाती। आज लगा अजीब बात है, छोटे बच्चे शरारत नहीं करेंगे इसके लिए वे आकर बुरा भला सुना जाएंगे। इतनी हिम्मत कैसे होती है? इसलिए ना कि हम अपनी मान मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाते, ताव दिखाकर सामने से चले नहीं जाते, यही ना? ठीक है, अब कोई दुविधा नहीं, कल ही जवाब दे दूंगी। शिशिर के इंतजार में बेचैन हो उठी भारती और एक बार मनी मन सोचा उसने किस प्रकार ये खबर सुनाएगी। थोड़ा मुस्कुराकर, थोड़ा संकुचित होकर, हाँ, और थोड़ा हंसकर, थोड़ा चिंतित सा मुंह बनाकर भारती बोल उठी, कॉलेज में तो एक कांड ही हो गया। शिशिर हंसकर बोला, तुम्हारे कॉलेज में तो रोज कांड होता है, हुआ क्या? नहीं मतलब और कुछ नहीं, मेरे पास एक प्रस्ताव आया है। अरे, तुम तो एक रहस्य की तरह धीरे धीरे बात को खोल रही हो। प्रस्ताव है क्या? विदेश भेजना चाहते हैं तुम्हें? तुम तो हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाते हो। सुनो महाशय, बताती हूँ, वे लोग मुझे कॉलेज हॉस्टल की परिचालिका बनाना चाहते हैं। शिशिर हैरान होकर बोला, अच्छा, तुम्हें ही अचानक योग्य कैसे समझ लिया? योग्यता देखी होगी तभी तो। गर्दन हिलाकर एक तरुणी की तरह हंसते हुए बोली, गुण है अंदर, केवल तुम्हें ही तो दिखाई नहीं पड़ता। वही देख रहा हूँ। अच्छा, तो तुमने फट से हाँ तो नहीं कह दिया? किया तो नहीं था, पर शिशिर के कहने के अंदाज से अचानक थोड़ी नाराज हो गई। जितना खुश होना चाहिए था हुआ तो नहीं। असली बात अभी सुनी भी तो नहीं, मतलब जानी हुई बात है, पर ध्यान नहीं आया होगा जरूर। फिर भी अपनी नाराजगी को छिपा नहीं सकी, बोली, क्यों? हाँ करने में क्या दोष है? शिशिर समझ गया कि भारती नाराज हो गई, मगर पता नहीं क्यों आज शिशिर ने इसकी परवाह नहीं की, अपने आप को रोका भी नहीं, बल्कि उसे मजा और आने लगा। वह गंभीर स्वर में बोला, नहीं दोष नहीं, पर काम इतना सरल भी तो नहीं, मगर कठिन कार्य में ही तो खुशी मिलती है। वह अलग बात है, वह तो गणित के कठिन प्रश्नों को सुलझाने की बात है, यह कुछ और, काफी गोलमाल वाली बात है। भारती हंस पड़ी, खुद गोलमाल करने वाले के साथ ही गोलमाल होता है। खुद ईमानदार रहने से माल को गोल नहीं करने से मुश्किल कहाँ? ऐसा मत सोचो। याद रखना, ये लड़कियां इस युग की छात्राएं हैं, असंतोष जिनके इष्ट देव हैं और विरोध जिनका दीक्षा मंत्र।
दृढ़ स्वर में भारती बोली, यह भी इस युग का एक फैशन है, इन छात्रों की निंदा करना। ये जो देखते हैं वही सीखते हैं। हम खुद ही कौन सा धैर्य, स्थिरता, संतोष और सभ्यता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं इनके आगे। अगर हम स्वयं शिक्षित दीक्षित निर्विकार चित्त होकर दिखा सकते तभी पता चलता दोष कहाँ है। खैर हमारी लड़कियां वैसी नहीं है, वे मुझे बेहद चाहती हैं। विशेष जगहों पर परिवर्तन भी आता है, हंसकर शिशिर बोला। मौसी जी भी तो तुम्हें कितना प्यार देती थी, दिन रात बहू बहू। भारती हंस पड़ी। हाँ, वह एक उदाहरण प्रकाष्ठा है, मानती हूँ, फिर भी यह प्रस्ताव मैं हाथ से जाने ना दूंगी। इतना बड़ा आकर्षण छोड़ा नहीं जा सकता। कम से कम मौसी जी के हाथ से छुटकारा मिलेगा, बस इसी खुशी में। यह काम लेने का अर्थ है एक सुंदर सुदृश्य सुरम्य वास भवन। हाँ, ऐसे ही बातों में उलझा रखा था भारती ने। इतनी देर बाद बोलने का अवसर मिला। सोचा अब रोशनी चमक उठेगी शिशिर के चेहरे पर, मगर कहाँ? वह आशा किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट आई। शिशिर ने व्यंग से कहा, तो फिर वह वास भवन ले रही हो क्या? अरे यह क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? भारती मनी मन हंसकर संभावना के पंख पसारे एक असीम सुगध आकाश में सैर करने लगी। नहीं लो, जब से सुना है मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। सोच रही थी कि कब तुम्हें यह खबर सुना सकूं और तुम चिंता में डूब गए। इतना सोचने का क्या है? मैं अगर काम में खोट रखकर जीतने की कोशिश ना कर दिल लगाकर मेहनत करूं तो लड़कियां असंतुष्ट क्यों होगी? यह सब सोचकर डरो मत। अगर हमारा यह वह क्वार्टर तुम देखते, बिल्कुल एक तस्वीर है। देखना कैसे सजा लेती हूँ, और मकान छोड़ देने से तुम्हारी मौसी जी भी शायद। हंस पड़ी भारती। बोल उठेंगी, तुम लोग जा रहे हो, हम रहेंगे कैसे? कहकर रो पड़ेंगी। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। भारती की बात शायद सच्ची थी, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। तभी तो भारती के साथ सुर मिलाकर शिशिर हंसा नहीं बल्कि फट से बोल उठा, मकान छोड़ देने का सवाल उठता कहाँ है? क्वार्टर तो मिल रहा है तुम्हें। यह क्या बात है, मुझे मिल रहा है का मतलब? सिर्फ मुझे रहने देंगे क्या? मेरे पति और पुत्र को नहीं रहने देंगे? पुत्र की बात नहीं कह सकता, शिशिर बोला। प्रश्न पति को लेकर है। रहने देने से ही रहा जा सकेगा, ऐसा नहीं हो सकता। भारती बोली, घुमा फिराकर नहीं, जरा सीधी तरह से बोलो। सीधा ही तो है सब कुछ। तुम्हारे उस प्रमिला राज्य में जाकर बसने की मेरी इच्छा नहीं है, यह बात है। निश्चिंत होकर भारती ने सांस छोड़ी। प्रमिला राज्य से कोई संपर्क नहीं रहेगा महाशय, बिल्कुल स्वयं संपूर्ण व्यवस्था है। प्रवेश द्वार भी अहाते के भीतर नहीं बाहर है, और शायद भूले नहीं कि हॉस्टल ही लड़कियों का है। कॉलेज में सहशिक्षा दी जाती है। लड़कों के हॉस्टल के परिचालक के क्वार्टर में उनकी पत्नी बिना किसी भय के रहती है। हंस पड़ा शिशिर। यह कोई कहने की बात नहीं। स्त्रियां अपने पति के साथ जंगल, पाताल, पर्वत, शिखर सभी जगह पर रह सकती हैं। भारती अचानक स्तब्ध हो गई। जिस निश्चिंत, प्रफुल्लित, सरल मन से वे अपनी भावी गृहस्थी की सुगध छवि भारती बना रही थी, उस छवि पर जैसे किसी ने पंख की छाया लगा दी। धीरे से भारती बोली, रह सकती नहीं, रहना ही पड़ता है, यही बात है। आपत्ति का कारण समझना कठिन नहीं था। पत्नी की योग्यता से मिले उस मकान में जाने की इच्छा नहीं है महाशय को। वही चिरंतर पुरुष का अधीन अहंकार। किसी भी तरह अपने आप को पत्नी से श्रेष्ठ सोचे बिना नहीं रह सकते। श्रेष्ठ हर तरह से, मान मर्यादा, आर्थिक अवस्था। अरे बाबा, जिस युग में 10 वर्ष की लड़की को ब्याहकर अपनी गृहस्थी के कारागार में जीवन भर के लिए बांदी की तरह भर लेते थे, उस युग की चिंता, चेतना, अभ्यास को भूल क्यों नहीं सकते तुम लोग? इतने दिनों तक स्वामी, प्रभु, वर आदि अनेक श्रेष्ठ विशेषण अपने नाम के साथ जोड़कर राजपाट तो बहुत किया तुम लोगों ने। अब वह कृत्रिम मोह टूटता क्यों नहीं? एक बार ज्ञान की आंखें खोलकर तो देखो। फिर मन ही मन भारती ने सोचा यह सब, मगर मुंह से कुछ बोली नहीं। बात बदल कर बोली, देखो तो तुम्हारे आते ही बात छेड़ दी मैंने। अभी तक हाथ मुंह धोया नहीं तुमने, ध्यान ही नहीं रहा। जाओ झटपट। आलोचना, सोच विचार सब बाद में करना। उस समय तो बांध दे दिया, मगर फिर तरंग तो उठेगी। फिर वही प्रसंग छिड़ा, तरंग के आघात से ही। कुछ घंटे बाद बंटू खाकर सोया ही था। ये लोग खाने की तैयारी कर रहे थे कि नीचे की मौसी जी तरंग बनकर आघात कर बैठी। इन्हें आजकल भारती ने मकान वाली मौसी कहना शुरू किया उनकी आड़ में। मौसी जी का नाम चारुलता है, पर उनके नाम को लेकर कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आजकल शिशिर कहता है, एक तरह से सार्थक नाम है उनका। नष्ट नीड़ की नायिका। हमारे ऐसे सुगध नीड़ का क्या हाल कर दिया।
और ऐसे समय आकर उन्होंने एक संभावित पल को नष्ट ही कर दिया। खाना खाते खाते भारती सोच रही थी, प्यार दुलार दिखाकर को उसकी झूठी मर्यादा के मीनार से उतारना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता अचानक कह देगा नहीं वह काम तुम्हें नहीं लेना। यही सब सोच रही थी। उसकी बातों से तो पता चल ही रहा था। भारती भी हर तरह से समझा बुझाकर उसके मन की दुविधा को दूर कर देगी, मगर उसके पहले ही कली को तोड़कर फूल को निकाल लिया मौसी जी ने। एक समय इस घर में उनका बेझिझक आना जाना था, इसलिए संकोच नहीं किया उन्होंने। सीढ़ी से उठते ही बोल उठी, बेटा शिशिर, खोलकर ही बोलना पड़ रहा है, बुरा मत मानना, यह मकान अब छोड़ देना होगा। हर तरह से परेशान हो रही हूँ तुम लोगों को रखकर। ऊपर से हमारे नाती साहब किसी दिन गरीब के टूटे फूटे घर की छत गिरा दे, इसी डर से मरी जाती हूँ। मेरे इस कहने को ही नोटिस मानकर मकान खोजो। बराबर मौसी पुकारता आया, इज्जत करता आया। अचानक मुंह पर बेइज्जती नहीं सह सका, इसलिए शिशिर मुलायम स्वर में ही बोलने ही जा रहा था, वो खोज तो बहुत दिनों से ही रहा हूं मौसी। मगर उसकी बात खत्म होने से पहले ही भारती बोल उठी, आजकल के जमाने में जो नियमित रूप से किराया दे उसे नोटिस तो नहीं दिया जा सकता ना मौसी जी। मौसी जी जरा चौंक उठी, क्योंकि इसकी आशा उन्हें नहीं थी। अब तक जितने तीर थे सब उन्होंने ही छोड़े थे। लगता था पत्थर की दीवार से लगकर गिर पड़ते हैं। निशाना ठीक बैठा कि नहीं पता ही नहीं चला। वह जिस बात को असुविधाजनक बताती वे लोग उस मामले में और सावधानी बरतते, कभी जवाब देते सुना नहीं, और आज एकदम कानून की बात कर बैठी। चेहरे को विकृत करते हुए बोली, हम लोग उस जमाने के हैं, इस जमाने में क्या चलता है पता नहीं। सीधी बात यह है कि तुम लोग एक मकान का इंतजाम कर लो, बस अनिल का ब्याह करना है, कमरे की आवश्यकता है। इतना कहने के बाद मौसी नीचे उतर गई। भारती ने स्थिर दृष्टि से शिशिर की ओर देखा, बोली, सुन लिया? सुन लिया, शिशिर बोला। सुनता ही तो रहता हूं हर समय, पर तुमने भी उनके मुंह पर कानून की बात करके अच्छा नहीं किया। भारती अपने पति की ऐसी उल्टी बात सुनकर रह गई, हैरान। सच कहा जाए तो मौसी जी के बर्ताव में परिवर्तन आने के बाद से उनसे और उनके परिवार से जो शिष्टता निभाए जा रहे हैं वे लोग, उसका 12 आना श्रेय भारती को ही जाना चाहिए। अक्सर ही क्रोधित होकर शिशिर कुछ कहने को मचलता तो भारती ही उसे ठंडा करती, कहती, और जो चाहे कर लो, प्लीज झगड़ा मत करो। याद रखना बाद में फिर मुंह दिखाना पड़ेगा। एक बार आमने सामने झगड़ा हो जाने के बाद पर्दा हट जाता है, फिर तो निर्लज्जता की चरम सीमा तक पहुंचने में भी संकोच नहीं रह जाता। इससे तो अच्छा है शिष्टता की रक्षा करके यहाँ से निकल जाना, शिशिर कहता। मगर ये तो उसी कारण बढ़ती ही जा रही है, विरोध करना भी तो जरूरी है। अजीब बात है, आज एक पल के लिए जैसे ही भारती अपनी नीति से हट गई, वैसे ही शिशिर ने अपनी नीति बदल ली। थोड़ी देर चुपचाप पति की ओर देखकर बोली, अच्छा नहीं किया? क्यों? मुझे तो ऐसा ही लगा। मगर तुम ही तो कहते हो विरोध करना भी तो आवश्यक है। कहता हूँ, तुम ही तो उस पर रोक लगाती हो। आसानी से नहीं लगाती। आज वह आकर दोपहर में बंटू को खूब डांट गई, कान मरोड़ कर गई। जानते हो यह बात? डांट गई, कान मरोड़ गई। और क्या कह रही? बंटी से सुन लेना कल। उस छोटे से बच्चे को से क्या कहा पता है? तुम लोग हमारे इस टूटे घर में पड़े ही क्यों हो? माँ बाप दोनों कमाते हैं, जाओ ना महल बनाकर उस पर उछल कूद करना। शिशिर गंभीर होकर बोला, इसों का मतलब दोनों की कमाई ही उनकी आंखों की किरकिरी बन गई। भारती ने एक बार फिर उस रहस्य के भरे चेहरे की ओर तीखी दृष्टि डाली। क्या कहना चाहता है? दोनों का कमाना बुरा है, पड़ोसियों को खटकेगी। इसमें पड़ोसियों को दोष तो नहीं दिया जा सकता। चेहरे पर गंभीरता लाकर बोली, जब यह भूल हो ही गई, अब चारा क्या है? तुम्हारी मौसी की आंखों से किरकिरी निकालना बस में तो नहीं है। अब आशा करती हूँ कि प्रमिला राज्य का बहाना बनाकर इस पीड़न से छुटकारा पाने का रास्ता बंद नहीं कर दोगे, बल्कि अपनी मौसी जी को बोलकर आओ कि अगले महीने से हम मकान छोड़ रहे हैं। शिशिर गंभीर हो गया, बोला, मैं पागल तो नहीं हो गया? भारती अचानक बेहद उत्तेजित हो गई, बोली, इसका अर्थ क्या है? क्या तुम सचमुच मेरे क्वार्टर में नहीं जाओगे? शिशिर कठोर व्यंग के स्वर में बोला, एकदम नहीं जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकता। मान लो अपंग होकर तुम्हारे घर जा पहुंचा। ओह, तुमने आज मुझे नाराज करने की ठान ली है, मगर मैं नाराज नहीं होंगी। तुम्हें यह पागलपन करने भी नहीं दूंगी। यह काम मैं जरूर लूंगी और सबको जाना ही पड़ेगा, समझे? क्यों तुम्हारे घर में मैं रह सकती हूँ, कोई अपमान नहीं महसूस करती, तो फिर मेरे घर में तुम क्यों नहीं रह सकते? हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। जवाब है नहीं, इसलिए नहीं दिया जाता। तुम समझाओ मुझे, आपत्ति कहाँ पर है? अचानक थोड़ा मुस्कुराकर शिशिर ने अपना सीना दिखाकर बोला, यहाँ पर।
वह मैं समझ रही हूँ, मगर तुम्हें वह पुराना कुसंस्कार त्यागना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी, हल्के स्वर में भारती बोली। सुशील बालक की तरह मौसी जी की नाक के सामने से मकान छोड़कर जाना पड़ेगा। सच कहती हूँ तुमसे, जितनी खुशी इस काम के लिए हुई उससे कहीं अधिक मौसी जी की बात सोचकर हो रही है। शिशिर फिर गंभीर होकर बोला, वह बेकार बात है, मकान की खोज तो हो ही रही है। अरे वह तो कब से हो रही है। भारती क्रोधित हो गई। शायद अनंत काल तक होती रहेगी, उससे लाभ क्या होगा। बातों ही बातों में तकरार बढ़ती जाती दोनों तरफ की जिद भी। शिशिर का अड़ियलपन भारती को भी कठोर बना देता। आखिरकार क्रोध में आकर भारती बोली उठी, ठीक है, तुम रहना अपनी पूज्य मौसी जी के घर, हो सके तो दावत खाना अनिल की शादी में और कमर कसकर काम करना। मैंने अपना भविष्य ठीक कर लिया। हालांकि कहकर वह ही चौंक उठी। समझती वह कि ज्यादा ही कठोर हो गई, पर क्या करे, इंसान ही तो है हाड़ मांस की। शिशिर ने अगर कसम खा ली है कि जीवन की खुशी, शांति और निश्चिंतता की ओर कभी नहीं देखेगा, तो कब तक सहे वह। कर्मशः उसके मन में कुटिल विचार आते। सोचती, ओह तुम पुरुष होकर एकदम राजा बन गए, तुम्हारे ही अहंकार की जीत हो। क्या मैं इंसान नहीं? अपनी उन्नति, अपना भविष्य, अपनी आर्थिक सुविधा नहीं देखूं? योग्यता होते हुए भी तुम्हारे तुच्छ अहंकार की तृप्ति के लिए छोड़ दूं वह सुअवसर? वही पुराना स्त्री सुलभ आचरण निभाती रही। इसी का नतीजा यह है कि तुम इस तरह सोचने लगे। अभी दिन भर का काम करके थक जाती हूँ, फिर भी कभी 5 मिनट आराम करने का नहीं सोचती। कभी आशा नहीं करती कि एक गिलास पानी कोई सामने ला कर दे। घर आते ही कपड़े बदलकर मैं काम में जुट जाती हूँ, ताकि घर आकर तुमको सब कुछ साफ सुथरा दिखे। घर लौटते समय बेटे को स्कूल से लेकर आती हूँ, उसे खिलाती पिलाती, संवारती और खेलने भेज देती हूँ, ताकि वह तुम्हारे आने से पहले ही खेल कर लौट आए। इसके लिए 100 बार समझाती हूँ, क्योंकि जानती हूँ तुम थोड़ी सी बात पर चिंतित हो उठते। जानती हूँ कि आकर उसे ना देखने से तुम्हें बुरा लगता है। बंटू की देखभाल करके कभी शायद खड़े खड़े एक कप चाय पीकर ही चौके में चली जाती हूँ, ताकि तुम्हारे आने से पहले खाना पकाने का काम पूरा कर लूं। मेरे और तुम्हारे आने के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, तभी इतना कुछ संभाल पाती हूँ। उस थोड़े से समय में ही तुम्हारी पसंद का नाश्ता भी बना लेती हूँ, ताकि चाय के साथ तुम्हें दे सकूं। इसी के साथ अपने को भी सवार लेना पड़ता है कि चाय की मेज पर तुम्हारा साथ दे सकूं। ऐसा नहीं कि केवल मुझे ही अव्यवस्थित वेशभूषा नापसंद है, तुम्हें भी तो पसंद नहीं। दिन भर काम कर लेने के बाद इतनी भागदौड़ करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती क्या? बहुत तकलीफ होती है, मगर तुम्हें खुशी होगी सोचकर सब सह लेती हूँ। आज तक मेरी जीवन नैया चलती रही तुम्हारी खुशी की पतवार के अनुकूल, मगर तुमने जीवन में एक बार भी यह नहीं कहा, वह खुश होगी। तुम अपने अहंकार में अटल हो। मैं सभ्य और ममतालु हूँ, तभी तुम्हें याद नहीं दिला रही कि इस काम को लेने से जो अतिरिक्त रुपए आएंगे, उसका अंक तुम्हारे जैसे मामूली क्लर्क के लिए उड़ा देने में लायक नहीं। याद नहीं दिला रही हूँ। महीने भर में जो तुम कमाते हो वह मेरे केवल 12 दिन की ही कमाई है। याद दिलाऊं भी तो कैसे? खुद भी कभी याद किया क्या? आज तुमने मुझे बहुत निराश किया, इतना दुख दिया, तभी याद आ रहा है। हाँ, दुखी भारती के मन में ऐसी उल्टी सीधी चिंता मंडरा रही है। मगर अगले दिन जब कॉलेज में बात फिर से छिड़ी तो भारती बोली, सोचकर देखा मैंने, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। अध्यक्ष ने किया, योग्यता का विचार करना हमारे हाथ में छोड़ दीजिए और झटपट हस्ताक्षर कर दीजिए। बाकी अध्यापकों ने भी समझाया। उसकी सहेली लीला घोष बोली, तू 1 नंबर की बुद्धू है। जरूर तू अपनी रूढ़िवादी पति देव के मना करने पर यह मौका छोड़ रही है। मैं सोच भी नहीं सकती, मुझसे पूछा होता तो मैं खुशी से झूम उठती। हंसकर भारती बोली, वह तो मैं भी झूम रही हूँ। अरे रहने दे बनावटी बातें। कर्ता की इच्छा से कर्म वाला युग अब चला गया, देख नजर उठाकर दुनिया की ओर। अचानक भारती का दिल फिर गया। बोल उठी, ठीक है, मगर ठीक रहा कहाँ? जीवन तो ही बेतरतीब हो गया भारती का। शिशिर ने वही सवर अपनाया। बोले, ठीक है, तुम्हारी बात ही रह जाए, मैं यहाँ रह जाता हूँ, तुम बंटू को लेकर। भारती डर गई, बहुत ही असहाय महसूस करने लगी। वह विनम्र होकर झुक गई। देर रात को जब बंटू सो चुका, इस कमरे में चली आई। पति के सीने से लगकर बोली, देखो मेरी बात मानो, मैंने तो जाकर ना ही कर दिया था बिल्कुल, मगर इतनी मिन्नत करने लगे सबकी, आखिर और सच कहो तो कोई तर्क था भी नहीं मेरे पास। पति यहाँ आना नहीं चाहते, यह तर्क काफी नहीं था शायद? सीने से लगी पत्नी के दिल की भाषा समझने की कोशिश नहीं की शिशिर ने, बल्कि अपने को जरा अलग ही हटा लिया उसने। भारती फिर भी और झुक गई।
इंसान से बेवकूफ़ी भी तो होती है, गलती भी होती है। यही सोच लो ना, मैंने भी गलती की है, तुम उसे संभाल लो। शिशिर कठोर स्वर में हंस पड़ा। बोला, संभालूंगा मैं? क्या कहती हो? 150 लड़कियों को संभालने के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके आई हो। अब यह कैसी वाणी? नहीं होगा, किसी तरह नहीं समझेगा, किसी भी हालत में जीवन को सरल नहीं होने देगा। मनोरम छवि जैसी सुंदर गृहस्थी को सजाने का आनंद भारती को नहीं होगा। इस निष्ठुर को क्या पता, लड़कियां शिक्षा, कर्म या पद मर्यादा से जितना भी ऊपर उठ जाएं, उनके हृदय में अनंत काल में एक ही कामना रहती है, अपनी पसंद का एक घर, उसे सजा संवार कर गृहस्थी बसाना। क्या समझता नहीं वह? जान नहीं पाता, शायद ठीक ही जान लेता है। सभी पुरुष जान लेते हैं और लड़कियों की उस कमजोरी का फायदा उठाकर ऐसा दिखावा करते हैं कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। घर, घर शब्द उनके लिए कोई सपना नहीं, कामना नहीं, साधना नहीं, केवल एक आश्रय स्थल है दिखावा करने। कृपा करके उसने जो घर बसाया है वह केवल नारी की कामना पूरी करने के लिए। स्वयं वह निर्लिप्त, उदासीन और फंसा हुआ महज एक प्राणी है। घर गृहस्थी के साथ उसे जबरदस्ती बांध कर रखा गया है। तभी तो नारी मन के छोटे छोटे सुख, छोटी छोटी आशा, छोटी छोटी चाहतों को अनायासी अनसुनी कर देते हैं। शिशिर सो गया। भारती को याद आने लगा, एक बार भारती की बहन की शादी में बारात गए थे वे लोग। रात हो गई। भारती की माँ ने कितना अनुरोध किया था बाकी रात वहीं ठहर जाने के लिए। बोली थी, कल सुबह यहीं से खा पीकर दफ्तर चले जाना बेटा, आज इतनी रात को। शिशिर ने भारती की माँ का अनुरोध ठुकरा दिया, अर्थात भारती के अहम को ठेस पहुंचाई थी। फिर भी शिशिर के वो सुबह खाने की दिक्कत होगी सोचकर स्वयं भी उतनी रात को शिशिर के साथ भारती लौट गई। भारती को याद आया और एक दिन। हाँ, इस तरह तरह एक एक करके कितने ही दिनों को याद भारती को आई जिनमें शिशिर की हृदयहीनता साफ साफ उजागर हो रही थी। शायद वे सब बातें जीवन में कभी याद नहीं आती भारती को। आज भी पता नहीं मन के किस कोने में छिपी हुई थी वे यादें, मगर आज सब उठकर सामने आने लगी, अदालत में खड़े हुए एक एक गवाह की तरह। भूल गई भारती की वह पीएचडी है, भूल गई कि एक विशिष्ट कॉलेज में अध्यापन करती है, भूल गई अपने कर्म क्षेत्र में उसकी कितनी मान मर्यादा है। एक कमसिन तरुणी की तरह, नवविवाहित रूठी हुई वधू की तरह रो रो कर तकिया भिगोने लगी। अच्छा हुआ कि गवाह नहीं रहा कोई। इसी तरह सब कुछ सुरक्षित रहा, मान सम्मान सब कुछ। निर्जन में आंसू का कोई दशक नहीं होता, एकांत चिंता का कोई साक्षी नहीं होता। शिशिर का ही कोई एकांत लोक नहीं है। कौन कह सकता है, हो सकता है वह भी पीड़ित हो रहा, दुखी हो, रूठा हुआ हो, क्योंकि वह अपनी तरह से सोच रहा है, अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, अपनी चिंतन धारा के अनुसार राय दे रहा है। दोनों में से किसी का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। इतने दिनों तक दोनों एक दूसरे में ऐसे संपूर्ण थे, उनका कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके पास जाकर दिल का बोझ हल्का करे। इसी वजह से ये दोनों बंधुहीन अपनी अपनी दुर्गति से परिचालित होते गए और प्रमाणित करते गए दुर्गति का असाध्य कुछ भी नहीं। उन लोगों ने एक और उपलब्धि को प्रमाणित कर दिया, मनुष्य में कितने परिवर्तन आते हैं। क्योंकि अगला दृश्य कुछ ऐसा ही है। तस्वीर जैसे उस सुंदर घर को पौधे, रंगीन मछलियां, कुशन, पर्दे, सोफे आदि से सुंदर ढंग से सजाकर बंटू को लेकर अकेले रहती है भारती। एक छोटा सा नौकर है दिन रात के लिए, जो अपनी छोटी छोटी बाहों से घर को धूल रहित स्वच्छ बनाकर रखता है। एक बाई है जो दोनों शाम आकर मोटे मोटे काम कर देती है, ऊंची मेज पर रखे गैस चूल्हे पर खाना पकाती है, बेसिन में साबुन का झाग बनाकर कपड़े धोती है। कभी कभी भारती उस बाई की ओर ईर्ष्या की दृष्टि से देखती है, क्योंकि अचानक ही कभी उसे याद आ जाता है चारुलता मौसी का घर का वह कालिक भरा रसोई घर, जिसमें ईंट से बने चूल्हे पर कितने सालों तक वह खाना पकाती रही। याद आ जाता है नहाने का बाद वह बाथरूम जिसके फर्श पर सीमेंट उखड़ा हुआ था। वही तो जगह थी जहां भारती कपड़े धोती और एक बेसिन वाले बाथरूम का सपना देखती, मगर अब तो एक रुमाल भी धोने को जी नहीं करता, चौके में जाकर 2 आलू की भाजी तक बनाने को जी नहीं करता। पता नहीं क्यों। क्या भारती पैसे वाली हो गई इसलिए, या कि शाम होते ही उसके सुंदर गोल बरामदे में अध्यापिकाओं की झमघट होती है इसलिए समय नहीं मिलता। उस झमघट की प्रधान वक्ता लीला घोष कहती है, दिखा दिया तेरे उस परम गुरु ने। मैं कहे देती हूँ भारती, कहीं कुछ नहीं है, ईर्ष्या है बस। पति पत्नी के रिश्ते में यह चीज कुछ अधिक मात्रा में ही होती है, समझी। मिलकर काम करने में से जो लाभ होता है उसी की खातिर अपनी ईर्ष्या को ढक कर रखते हैं ये। फीकी हंसी हंसकर भारती बोल दी,
इतनी बात कैसे जान गई? देख कर वत्स, देख कर। क्या कभी तभी शादी नहीं की तुमने? अरे नहीं, इसलिए नहीं। लीला घोष हंस पड़ी। अभी भी मिले तो कर लूं। ऐसे चेहरे वाले से कौन ब्याह करेगा बोल? तभी तो ये हाल है, पर समझती हूँ सब। हंसी का फुवारा छूटता, साथ में चाय की नदी बहती। वह छोटा नौकर सावधानी से ट्रे में उठाकर कीमती प्यालों में ले आता सुनहरी चाय। भारती को उठना नहीं पड़ता। शीशे की खिड़की पर लगे गमलों में लगे कैक्टस कोई सर उठाकर खड़ा रहता, कोई अपनी टेढ़ी मेढ़ी बाहें इधर उधर फैलाकर शीशे पर एक विकृत आदमी जैसी छाया तैयार करता। हवा से पर्दा कांपता। उनकी हंसी ठहाके के बीच भारती की नजर उधर पड़ती, शायद सोचती ऐसे भी क्या बुरी हूं। फिर एक समय बाई आकर पूछती, दीदी जी मुन्ना को खिला दूं अभी? भारती नाराज होकर कहती, क्यों? अभी खिला देने से तुम्हारा भागना आसान हो जाएगा ना। ना, 9 बजे से पहले नहीं खाएगा, पड़ेगा 9 बजे तक। बाई भारी स्वर में कहती, अपने लिए नहीं कह रही थी, पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है इसलिए। चली जाती है गुस्सा दिखाकर। भारती की सहेलियां कहती, वह बेचारा जरा अकेला महसूस करता है। भारती शीशे पर पड़ी टेढ़ी मेढ़ी छाया की तरह देखकर अनमने भाव से बोलती, हाँ कभी कभी यही सोचती हूँ, किसी बोर्डिंग में डाल दूं कम से कम दूसरे लड़कों के साथ। और शिशिर, सच कहा जाए बाहर से शिशिर की हालत भी बुरी नहीं लगती। ऊपर के कमरे छोड़कर वह चारुलता मौसी की बैठक में समा गया है, पेइंग गेस्ट बनकर। देखभाल में कोई कमी नहीं। मौसी जी स्नेह से गदगद होकर सदा करुणा बरसाती है। शिशिर की कमीज के बटन लगे हैं या नहीं, यह देखने का जिम्मा भी उन्होंने अपनी बेटियों को दे रखा है। यह ममता केवल दिखाने के लिए, ऐसा कहना मौसी जी के प्रति अन्याय होगा। ममता वशी तो कर रही हैं। स्नेह ममता की धारा बराबर बहती रहती है। एक तीव्र इच्छा के वशीभूत होकर उनका स्वार्थ उन्हें कठोर, कर्कश और निर्लज बना रहा था। वह बाधा दूर हो गई। ऊपर वाले कमरों में हल्की रंगाई पुताई करके किराए के में आशा अनुरूप वृद्धि कर एक किराएदार को बैठा दिया। उसके अंदर से बैठक का भी आधा हिस्सा और 2 बार भोजन के लिए शिशिर से मुट्ठी भर भरकर पैसे ले रही हैं। तो फिर एक बार निर्लज होने में दिक्कत क्या है? एक बार फिर निर्लज होकर शिशिर के लिए ममता बरसा रही हैं चारुलता मौसी। जिसकी बीवी भाग गई, उस शिशिर के उदासीन मन पर आगे इस निर्लज्जता की कड़वाहट का असर नहीं होगा, इतना भी मौसी जी जानती हैं। मगर क्या शिशिर इतना उदासीन हो गया कि आधे घर में ही राजी हो गया? तो हो गया, शायद शिष्टाचार के कारण, क्योंकि अब तक उस कमरे में जो अविवाहित बेटा सोता था उसे हटाना ठीक नहीं लगा शिशिर को। इसलिए बोला, रहने दीजिए, अनिल को सोने दीजिए जैसे सोता था, कमरा बड़ा है। शिशिर के छोटे जैसा भाई जैसा ही तो है अनिल। पहले शिशिर के पास कितने हट करता था, कितना परेशान करता था शिशिर की माँ को। शिशिर भी अब अधिक जगह लेकर क्या करे? कट ही तो रहे हैं दिन, कट जाते हैं रातें। एक थाल भोजन की, एक बिछौना सोने को, और नहाने के समय छोड़े, धोती, गंजी, तौलिया सब हाथ के सामने धुले सूखे मिलते हैं। इतना में ही तो हो जाता है। इससे अधिक चाहने को है ही क्या? कोई बाधा बंधन, कोई उत्तरदायित्व नहीं। ऐसी जिंदगी का एक अलग ही राग होता है। महीने के प्रारंभ में रुपए थमा देने के बाद दोबारा सोचना नहीं पड़ता कि खाने के लिए खटना भी पड़ता है। घर चलाने के लिए केवल रुपए काफी नहीं है, तेल नमक लकड़ी के धंधे में ही दुनिया छान लेनी पड़ती है। सच ही तो है। अब तो सुनना भी नहीं पड़ता। सुना है पाव रोटी अब से कूपन के बिना नहीं मिलेगी। क्या आफत है देखो। सुनना नहीं पड़ता। मेरा कोई काम तुम क्यों नहीं करते? जरा सुनो तो। जाओ एक बार जाकर देख तो आओ, क्या सचमुच बाजार से तेल गायब है? नहीं सुनना पड़ता। शहर से लौटते समय एक बार दुकान होकर आना, चाय बिल्कुल खत्म है। देखो आज तो समय है, बंटू को लेकर एक बार साउथ टेलरिंग के यहाँ जा सकोगे? कुछ शर्ट पैंट की जरूरत थी उसे। उसे आश्रय मिल गया है एक अखंड निश्चिंतता के शब्दहीन जगत में। इस शब्दहीन जगत में बाहर से आ रहे छोटे मोटे शब्द बुरे नहीं लगते। उन शब्दों में कोई जिम्मेदारी नहीं है कोई गिला शिकवों का आक्रमण। ये शब्द केवल कानों पर गुजरते हैं। वे शब्द समूह है। पुराने दिनों की तरह बड़े उत्साह के साथ अनिल अपने फुटबॉल टीम की बातें करता है। अच्छा ही लगता है शिशिर को। मौसी जी की बेटियां जब तक बोल उठती हैं, उफ शिशिरदा कितने अनमने हैं आप, कल से आपकी सुराही में पानी नहीं, कहाँ भी नहीं। बुरा नहीं लगता सुनने में। और मौसी जी जब खाने के समय सामने पंखा झलती है और कहती है, कितना कम खाते हो आजकल, देखकर दिल हाय हाय कर उठता है। दीदी जब थी घी से सनी रोटी भरकर रख देती, बेटा कॉलेज से आकर खाएगा। क्या दिन थे वे सब। उस समय खुशी के आवेग से शिशिर की आंखें भर जाती।
घुमा फिराकर शिशिर की माँ की बात ही छेड़ती चारुलता मौसी। कैसी गहरी दोस्ती थी दोनों में, याद दिला देती। बीच बीच में सांस छोड़कर कहती, क्या जाने कैसा दिल है बहू का, इस तरह गृहस्थी लुटाकर नौकरी में तरक्की करने चली गई। हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। ना बाबा ना। हो सकता है यह केवल भारती की निंदा करने के लिए नहीं बोलती, शायद सच्चे मन से ही निकलती हूँ बातें। असहाय अकेले पुरुष के प्रति ममता नारी मन की सहज प्रकृति है, चाहे वह किसी भी उम्र में क्यों ना हो। शिशिर की टूटी हुई गृहस्थी उनकी ममता को और भी छेड़ती। इसी कारण बहू की निंदा और जमकर करती। भारती की दुर्बुद्धि से मौसी को कितनी ही सुविधा क्यों ना मिली हो, उस पर क्रोध बिना नहीं रह पाती वो। मगर उनकी मुलाकात क्या बिल्कुल ही नहीं होती? पति पत्नी की, बाप बेटे की? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता क्या? कानूनन कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, केवल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से रहते हैं, बस भेंट होती है। हर रविवार को मुलाकात होती है। शिशिर नहीं जाता, भारती ही आती है बेटे को लेकर। मौसी जी के घर में आकर बैठना पड़ता है, चाय भी पीनी पड़ती है। कभी कभी प्लेट में लेकर बंटू भी नाश्ता करता है। कभी अगर देखता है उसके पिता नहाने गए हैं या बाहर निकले हैं तो चुपके से माँ से पूछता है, माँ जरा छत पर जाऊं? छत पर ही उसका अड्डा था। अभी भी टूटी हुई चटाई पानी के टैंक के पास वैसी ही पड़ी थी। भारती को बेटे का यह कंगलापन अच्छा नहीं लगता। आंख से इशारा भी करती है मगर लाभ नहीं। मौसी जी स्नेह भरे स्वर में बोलती है, आह जाने दो, बचपन के खेलने की जगह है। नए किराएदार भले इंसान है, कुछ नहीं कहेंगे। जा चला जा। शिशिर नहा लेता, फिर सज धज लेने के बाद तीनों साथ निकलते। रविवार को अब वे बाहर ही खाते, घर पर नहीं। जैसे यह एक अलिखित नियम ही बन गया कि खाने का खर्चा शिशिर ही देगा। भारती कभी अपने बटुए को नहीं छूती। बाहर घूमते वे लोग इधर उधर खाना खाते, सिनेमा देखते, सर्कस आता तो वह भी देखते। देखने में तो ऐसा लगता कि बंटू का मनोरंजन ही मुख्य उद्देश्य है, जैसे उसी को खुश करने के लिए दोनों निकले हैं। लौटते समय अक्सर खरीदारी करते हुए लोग बंटू के नाम पर खाने की चीज, खिलौने, लाल मछली, कैक्टस। इसका मतलब यह तो नहीं कि ये दोनों बात नहीं करते आपस में, हंसते नहीं, सब कुछ करते हैं। सामयिक घटनाओं पर छिड़ी हुई बातें भीतर असर नहीं करती, बाहर से ही निकल जाती हैं। और शाम होते ही धीरे से दोनों कहते, अच्छा। शिशिर बंटू के सर पर हल्के से थाप देकर कहता, बंटू बाबू, जिस तरह लायक होते जा रहे हो अब वही हमें घुमाने ले जाएंगे, क्यों बंटू बाबू? बंटू मुंह फेरकर खड़ा रहता, मुंह नीचे किया रहता। बंटू किसी तरह भी अपनी आंखें माँ बाप को देखने नहीं देता। वह बड़ा हो रहा है क्या यह पता नहीं चलता। कभी कभी जब बंटू इधर उधर होता, भारती भी अपनी आंखें नीचे कर लेती। मेरे घर क्या कभी नहीं आओगे तुम? नहीं आऊंगा, ऐसा कब का? कहा नहीं, यह तो सच है। चला जाऊंगा किसी दिन। भारती चुप हो जाती, मन ही मन सोचती, अच्छा मैं कभी अस्वस्थ भी तो नहीं होती। कैसा अटूट स्वास्थ्य दिया है भगवान ने। कल्पना करती कि वह अटूट स्वास्थ्य जब टूट चुका है। कॉलेज के अधिकारी वर्ग खबर भेजते हैं शिशिर को, मगर कल्पना कल्पना ही रह जाती। फिर अगले रविवार स्वस्थ और शक्ति से भरपूर भारती जा पहुंचती चारुलता मौसी के घर। शायद जानबूझकर कुछ देर से ही पहुंचती ताकि शिशिर तैयार ही मिले, पर यह आशा प्राय पूरी नहीं होती। जब तक उन्हें देखता नहीं, शिशिर हिलने का नाम नहीं लेता है। लाचार होकर उसे मौसी जी के चौके के दरवाजे पर बैठना पड़ता है। और बंटू छत पर जाने को बेचैन रहता, मगर पहले की तरह अब जिद नहीं करता। बड़ा शांत हो गया है बंटू, शांत और गंभीर। मान लेना पड़ेगा, बंटू भी ठीक है। ठीक नहीं होता तो शांत क्यों हो जाता? हर हफ्ते इसी घटना की पुनरावृत्ति होती। एक ही जगह उत्साह से हर रविवार का प्रारंभ होता और एक ही निराशा उसका अंत। मगर आश्चर्य की बात यह है कि यह जीवन अब उन्हें अजीब नहीं लगता। परिस्थितियों के साथ बिल्कुल खप गए हैं ये लोग। अच्छा समझौता हो गया है उनके साथ। विनिंद्र रातों की अपार क्लांति लेकर भी भारती सुबह सहज भाव से लाल मछलियों को खाना देती, कैक्टस के गमलों को धूप की ओर घुमा देती और सोचती कुछ और खरीदने पड़ेंगे शायद। शिशिर भी रविवार की शाम को घर लौटकर बिस्तर पर हाथ पैर पसार कर सोचता कि अगले रविवार को क्या उपहार दिया जाए बंटू को। इंसान कितना बलशाली है, यही उसका सबूत है। अपने को हर हालात में एडजस्ट कर लेता है। यही करते करते उसके जीवन का परिक्रमण चलता है, और फिर भी क्यों अपने आप को लेकर चिंता का अंत नहीं। यही तो आश्चर्य की बात है और यही सोचने की भी बात है।